हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंकों द्वारा साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे साख का अर्थ, साख की विशेषताएं, साख निर्माण की विधियां और साख निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साख का अर्थ देखिए, साख क्या होती है। साख का मतलब है क्रेडिट। साख एक ऐसा कार्य है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मुद्रा इस विश्वास के साथ प्रदान करता है कि वह उसे निश्चित समय बाद लौटा देगा। इस क्रिया में ऋणदाता एवं ऋणी का संबंध स्थापित होता है। देखिए, साख क्या चीज़ है। साख का मतलब होता है पैसा उधार देना। यदि सिंपल भाषा में हम बात करें तो जब किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया जाता है उसे कहते हैं साख। इसके अंतर्गत उधार देने वाला व्यक्ति ऋणदाता है और जो उधार ग्रहण कर रहा है, जिसको उधार मिल रहा पैसा मिलता है, वो कहलाता है ऋणी। और ऋणदाता द्वारा इस आधार पर पैसा दिया जाता है कि सामने वाला यानी कि ऋणदाता द्वारा इस विश्वास के साथ पैसा दिया जाता है कि ऋणी समय पर उसके पैसे का भुगतान कर देगा। यदि ब्याज का मैटर है तो ब्याज के साथ, और जैसा भी उनकी शर्तें या नियम जो भी निर्धारित हुए हैं उस आधार पर समय पर पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बैंक की यदि हम बात करें तो एक बैंक अपनी प्राथमिक जमाओं का एक निश्चित भाग नगद कोष के रूप में रखकर शेष राशि ऋणों या अन्य रूप में विनियोजित कर देता है। इस प्रकार वह अपनी जमाओं में वृद्धि कर साख निर्माण करता है। तो यदि इस प्रकार से हम बैंक के लिए बात करें तो बैंक क्या करता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बैंक क्या होता है, जहां व्यक्ति अपना धन जमा करा सकता है और आवश्यकता होने पर वहां से ऋण प्राप्त कर सकता है। तो जब व्यक्ति अपना धन जमा कराता है वो बैंक के लिए हो गई प्राथमिक जमाएं। अब बैंक इन जमाओं से जो भी पैसा प्राप्त हुआ है उसे किसी अन्य व्यक्ति को ऋण के रूप में प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जब ऋण प्रदान किया जाता है उसके पीछे एक निश्चित प्रतिशत कोष बैंक अपने पास रखता है, जिसमें मैंने पहले भी बता दिया था, बात आई थी अपने वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो या कैश रिजर्व रेशो। इस प्रकार से जो भी रेशो RBI ने निश्चित किए हैं, जहाँ तक वैधानिक तरलता अनुपात की बात है, इसमें एक बैंक अपनी कुल मांग जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग स्वयं अपने पास रखता है। और CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, नगद कोषानुपात की जहाँ तक बात है तो नगद कोषानुपात में एक निश्चित प्रतिशत भाग बैंक RBI के पास डिपॉजिट कराता है। तो इस प्रकार से बैंक अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग विभिन्न कोषों के लिए रखने के पश्चात जो ऋण के रूप में प्रदान करता है वही साख निर्माण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम साख की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट। साख की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, एक व्यक्ति उधार पैसा कब देगा, तभी देगा जब भी देगा वो देखेगा भुगतान क्षमता कैसी है ऋणी की, यानी कि कैपेसिटी ऑफ रीपे। जब भी एक व्यक्ति उधार देता है तो देखता है कि उधार लेने वाला उसे समय पर चुका देगा या नहीं चुका पाएगा। यदि उसके पुनर्भुगतान करने की योग्यता है तो उसे वो साख देगा, उधार पैसा देगा। नेक्स्ट है विश्वास, कॉन्फिडेंस, यानी कि ऋणदाता को जब तक ये विश्वास नहीं होता कि ऋण लेने वाले की ऋणी की आर्थिक स्थिति, शोधन क्षमता, संपत्ति और चरित्र कैसे हैं, ये जब इन पर विश्वास हो जाता है इन बातों पर तो वो आसानी से ऋण दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, पूंजी एवं संपत्ति, कैपिटल एंड प्रॉपर्टी। किसी भी व्यक्ति को उधार दिया जाता है तो उसकी कैपिटल और प्रॉपर्टी के बारे में ज़रूर देखा जाता है कि भाई इसके पास कैपिटल और प्रॉपर्टी पर्याप्त मात्रा में है भी नहीं है, कल को विपरीत परिस्थितियों में ये इस उधार ऋण का भुगतान किस प्रकार से करेगा यदि उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है या किसी भी प्रकार से पूंजी संपत्ति नहीं है। और साथ ही जितनी भी प्रॉपर्टी है या पूंजी संपत्ति उसके पास है उस राशि से अधिक राशि का लोन कभी भी नहीं दिया जाता। उससे कम राशि का लोन दिया जाता है लेकिन उससे अधिक राशि का जनरली नहीं दिया जाता।
नेक्स्ट देखिए साख की अवधि, पीरियड ऑफ क्रेडिट। देखिए पीरियड ऑफ क्रेडिट ये डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। दीर्घ काल में ऋण की वापसी की जोखिम बढ़ जाती है, लेकिन अल्पकाल में ऋणों का भुगतान आसानी से हो सकता है, उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। इसलिए साख की अवधि भी इसमें महत्वपूर्ण एलिमेंट है, एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसको कंसिडर किया जाता है साख देते समय। नेक्स्ट देखिए आर्थिक चरित्र, इकोनॉमिक कैरेक्टर कैसा है व्यक्ति का। देखिए साख देते समय उसका आर्थिक चरित्र देखते हैं कि उधार लेके ये समय पर चुकाता है या मना कर देता है चुकाने से। आर्थिक चरित्र का मतलब है कि व्यक्ति पैसा देने में कैसा है, वापस पैसे का भुगतान समय पर करेगा या नहीं कर पाएगा, या इसका पहले क्या हिस्ट्री रही है, इतिहास क्या रहा है इसका पैसा चुकाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति को। तो इन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। यदि उसका आर्थिक चरित्र अच्छा नहीं होता किसी व्यक्ति का तो उसे इस प्रकार से ऋण प्रदान नहीं किए जाते। नेक्स्ट देखिए प्रतिभूतियों की तरलता, लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज़। एक व्यक्ति के पास संपत्ति जितनी अधिक तरल है उसे ऋण आसानी से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तरल संपत्ति को बेचकर नगद में परिवर्तित करना आसान होता है। जबकि अगर ऐसी संपत्ति है जिसको तुरंत कैश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो फिर ऐसे व्यक्ति को ऋण कम दिए जाते हैं। अगला देखिए आप। तो इस प्रकार से साख की ये विशेषताएं हमने देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं साख निर्माण की विधियां। साख निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, मेथड्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। देखिए जहाँ तक हम बात करें तो साख निर्माण की विधियों में फर्स्ट है नोट निर्गमन द्वारा साख निर्माण। देखिए नोट निर्गमन कौन करता है, केंद्रीय बैंक। हमारे देश में आरबीआई द्वारा नोट निर्गमित किए जाते हैं और बैंक नोट निर्गमन द्वारा साख निर्माण करता है। देखिए पहले 1956 तक आनुपातिक कोष पद्धति चलन में थी, उसके बाद न्यूनतम कोषानुपात पद्धति चलन में आई। न्यूनतम कोषानुपात पद्धति क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सरकार किसी भी समय 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां, और जिसको हम बोल सकते हैं 200 करोड़ रुपए मूल्य जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां अपने पास रखकर किसी भी समय कितनी भी मात्रा में नोटों का निर्गमन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बैंक क्या करते हैं, नए नोटों का निर्गमन करके साख की मात्रा में वृद्धि करते हैं। और जब इस प्रकार से नए नोटों का निर्गमन होता है तो उससे जितनी मात्रा में मुद्रा मार्केट में चलन में आती है उतनी ही साख का सृजन अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए नगद जमा और साख जमा द्वारा साख का सृजन। देखिए मैंने अभी बताया था बैंक क्या करते हैं, जनता से पैसा बचत के रूप में जमा करते हैं अपने पास खातों में। विभिन्न प्रकार के खाते हम पढ़ चुके हैं, सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं, चालू खाते में, करंट अकाउंट में ले सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में बैंक जमाएं प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न खातों में जो जमाएं बैंकों को प्राप्त हुई है उन जमाओं को बैंक आगे ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से बैंक जितनी भी उनके पास नगद जमा प्राप्त हुई है या प्रारंभिक जमाएं प्राप्त हुई है उनके आधार पर साख का निर्माण करते हैं। तो ये थी साख निर्माण की विधियाँ। नेक्स्ट देखते हैं हम साख निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व। अब ये बैंक जो साख निर्माण करते हैं उनको कौन से तत्व, कौन से एलिमेंट या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस साख निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं देश में विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा, यानी कि द क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी इन द कंट्री। देश में जो लीगल मनी है यानी कि विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा यदि अधिक है तो साख का निर्माण भी अधिक होगा। यदि विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा कम है तो साख का निर्माण भी कम होगा। सीधा सा है, जब विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा अधिक होगी, लोगों के पास बचत अधिक होगी, आय अधिक होगी और वो उस पैसे को बैंकों में जमा कराएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साख का निर्माण होगा। नेक्स्ट है बैंकिंग आदत, बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, यानी कि जनता की जितनी ज़्यादा बैंकिंग आदतें डेवलप है, विकसित है,
साख का निर्माण भी उतना ही ज़्यादा होगा। जब बैंकिंग आदत विकसित हो जाती है तो व्यक्ति अपना पैसा बैंकों में रखता है। देखिए, जब से एटीएम चलन में आए हैं या ऑनलाइन जितनी भी चलन पद्धतियाँ आई हैं भुगतान के लिए, जिसमें हम पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे, भीम ऐप, बहुत सारे ऐप इस प्रकार से हैं, तो जितनी ज़्यादा इस प्रकार के चलन में आते हैं उतना ही ज़्यादा साख का निर्माण होता है, क्योंकि बैंकों को कैश में पैसा कम देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जितनी ज़्यादा बैंकिंग हैबिट्स डेवलप होती है, साख का निर्माण उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग सुविधाएं तथा विकास, बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट। देश में लोगों को जितनी ज़्यादा बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और बैंकों का जितना ज़्यादा विकास होगा उतना ही साख निर्माण क्षमता का विकास होगा, क्योंकि जैसे जैसे बैंकिंग आदत बढ़ती है, बैंकों की सुविधाएं बढ़ती है, बैंकों का विकास होता है, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग कार्य करने लगते हैं, बैंकों के माध्यम से कार्य करने लगते हैं और बैंकों द्वारा साख निर्माण करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मौद्रिक व्यवस्था, मनी एग्रीमेंट। मौद्रिक व्यवस्था जितनी ज़्यादा होगी, देश में मुद्रा जितनी ज़्यादा मात्रा में मुद्रा की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हम कह सकते हैं साख निर्माण की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर मौद्रिक व्यवस्था हमारी अच्छी नहीं है, अस्त व्यस्त है, तो मौद्रिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होने पर साख निर्माण क्षमता भी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक विकास की व्यवस्था, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि एक देश में व्यापार, उद्योग, कृषि आदि जितना विकसित है ये क्षेत्र, साख निर्माण उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में साख की मांग बढ़ेगी और बैंकों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा साख का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से उद्योग, व्यापार और कृषि के डेवलप होने पर, विकसित होने पर साख निर्माण भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि देश अविकसित है, अल्प विकसित है, तो साख का निर्माण भी देश में कम होगा, बैंकों की क्षमता कम होगी साख निर्माण करने की और साख का निर्माण कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, सरकार यदि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य या बैंकिंग व्यवस्था को विकसित करने की नीति अपनाती है तो देश में साख के निर्माण को बढ़ावा मिलता है, और यदि सरकार इस प्रकार से उद्योग, व्यापार या वाणिज्य को बढ़ावा नहीं देती है तो साख का संकुचन होता है, साख निर्माण भी कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापारिक दशाएं, ट्रेड कंडीशंस। यदि देश में व्यापार के विस्तार की संभावनाएं विद्यमान है, व्यापार को बढ़ावा देने वाली दशाएं विद्यमान हैं, तो उद्योग और व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा धन विनियोजित किया जाएगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा धन विनियोजित किया जाएगा, मांग बढ़ेगी, तो साख का सृजन भी अधिक होगा। और यदि व्यापारिक दशाएं देश में अनुकूल नहीं हैं तो साख का निर्माण भी कम होगा। नेक्स्ट है राजनीतिक दशाएं, पॉलिटिकल कंडीशन। देखिए, पॉलिटिकल कंडीशन पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है साख निर्माण के लिए। यदि देश में दंगे फसाद, अस्थिरता, उथल पुथल जैसी राजनीतिक क्षेत्र में अव्यवस्थाएं, अस्थिरताएं विद्यमान है, दंगे फसाद होते रहते हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा, वहाँ पर साख का निर्माण भी कम हो जाएगा। इसका एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर। आप देखिए, कश्मीर में जिसको हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर पॉलिटिकल जिसको हम बोल सकते हैं इनस्टेबिलिटी है, स्थिरता नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशंस वहाँ की बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए वहाँ पर व्यापार बहुत अधिक ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। तो ये कारण है जिस क्षेत्रों में पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी नहीं होती, राजनीतिक दशाएं अच्छी नहीं होती, वहाँ पर साख का निर्माण भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में राजनीतिक दशाएं स्थिरता की ओर हैं, राजनीतिक दशाओं में उथल पुथल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में उन क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना होती है, बैंकिंग क्रियाओं का विकास होता है, लोगों में बैंकिंग हैबिट्स का डेवलपमेंट होता है और साख का निर्माण भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक जमाओं की मात्रा, अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स।
यानी कि एक बैंक की प्राथमिक जमाएं जितनी अधिक होती है उस बैंक द्वारा साख का निर्माण भी उतना ही अधिक होता है। तो ये डिपेंड करता है साख सृजन करना बैंकों द्वारा प्राथमिक जमाओं पर, जितनी जमाएं ज़्यादा साख निर्माण भी अधिक होगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बैंक की नीति, पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल बैंक। यदि केंद्रीय बैंक, देश का रिजर्व बैंक, मुद्रा और साख की मात्रा में विस्तार करना चाहता है, साख सृजन को बढ़ाना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषानुपात, तरलता कोषानुपात आदि को नियंत्रित करेगा, जिससे क्या होगा, इनकी मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा तो देश में साख का निर्माण बढ़ेगा। और यदि केंद्रीय बैंक चाहता है कि साख का संकुचन हो तो CRR की मात्रा, SLR की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। ऐसी सिचुएशन में साख का संकुचन होगा, साख निर्माण प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक की क्या पॉलिसी है, केंद्रीय बैंक क्या चाहता है, ये डिपेंड करता है उसकी मौद्रिक नीति पर। तो मौद्रिक नीति किस प्रकार की है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभूतियों का स्वरूप, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़। देखिए, बैंकें जब भी किसी भी प्रकार से उधार देती हैं तो किसके आधार पर देती है, प्रतिभूतियों के आधार पर, प्रतिभूतियों की जमानत के आधार पर। और ये प्रतिभूतियां जितनी अधिक सुरक्षित होंगी, श्रेष्ठ होंगी, जोखिम रहित होंगी, बैंकों की साख सृजन क्षमता में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि प्रतिभूतियां जोखिम युक्त हैं, उनमें जोखिम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो फिर साख का संकुचन होगा, बैंक के साख निर्माण करने की क्षमता नहीं रखेंगी, वो ज़्यादा उधार नहीं दे पाएंगी। नेक्स्ट देखिए, बचत की प्रवृत्ति, हैबिट्स ऑफ सेविंग। देखिए, जनता में बचत की प्रवृत्ति है यदि, और वो बचत करे लेकिन उस बचत को बैंकों में जमा करे। देखिए, साख निर्माण कब होगा, बचतों को दो प्रकार से विनियोजित किया जा सकता है। जनता जब बचत करती है, पहला वो किसी भी जिसको हम बोल सकते हैं अनुत्पादक कार्य में लगा दें। अनुत्पादक कार्य का मतलब है सोना चांदी खरीद लिया या जमीन खरीद ली, तो उस समय साख सृजन नहीं होगा। लेकिन यदि जनता जो भी बचतें करती है उन बचतों को बैंक में जमा कराती है तो इसका इफेक्ट होगा, देश में साख निर्माण बढ़ेगा, बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से यदि बचत प्रवृत्ति अधिक है तो साख निर्माण, और उस बचत प्रवृत्ति के फलस्वरूप जमाएं बैंकों में जमा कराई जाती है, बचतें बैंकों में जमा कराई जाती हैं, तो साख निर्माण भी बढ़ेगा, साख निर्माण में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट। देखिए, यदि देश में उद्योग और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी ऋणों की मात्रा में वृद्धि होती है, तो बैंकों की साख निर्माण क्षमता बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि हम देखें, विदेशी मुद्रा की मात्रा देश में कम है, विदेशी लोन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं उद्योगों के लिए या व्यापार के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में बैंकों की साख निर्माण क्षमता में कमी आ जाएगी, बैंकों की साख निर्माण क्षमता घट जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी सिचुएशंस हैं जो बैंकों के साख निर्माण क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो ये ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। यदि इस टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।